हेलो बच्चों, वेलकम टू 3Ds क्लासेस जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझते हैं। सो इन दिस सीरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि नीट हो गया या फिर जेई हो गया, तब भी ये टॉपिक्स आपको बहुत काम में आएंगे। सो वीडियो ध्यान से देखिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके। So the topic that I'm going to start with is quantum mechanical model of an atom. So obviously there were many models before this one also, जैसे कि बोर का मॉडल हो गया या फिर रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, थॉमसन का मॉडल हो गया। तो उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है? बट ये चूज करने का मेन रीजन ये है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी में आती है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में रहते हैं या फिर सारे ऑर्बिटल्स कैसे एक एटम में एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, वो विजुअलाइज करने में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आइए हम इसको इलाबोरेटली थोड़ा समझते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन और उनके वेलोसिटी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। सो हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जो न्यूटन जो लॉज बना के गया है, बड़े ऑब्जेक्ट्स उनको फॉलो करते हैं। बट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, वो उन लॉज को फॉलो नहीं करता। तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने से पहले, ठीक पहले, सबसे बेस्ट मॉडल था बोर का मॉडल। तो बोर ने क्या किया, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनमें रहते हुए वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, फिक्स्ड एनर्जी पे वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? बट उसमें क्या दिक्कत है कि वो बस हाइड्रोजन एटम के लिए वो प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाया, ठीक है? उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वो नहीं दे पाया। तो इसी की वजह से हम बोर मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आए, ठीक है? सो इन दिस रिगार्ड एक साइंटिस्ट थे लुई डी ब्रॉय। तो लुई डी ब्रॉय ने क्या बताया कि हर टाइप का मैटर डुअल नेचर पोजेस करता है। लाइट के बारे में तो हमको पहले से ही बताया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी एक्ट करता है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। तो दिस सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर मैटर एज वेल। तो अगर मैटर वेव की तरह एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ होगा। तो इसका मतलब क्या हम और आप जो कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हम भी वेव की तरह एक्ट करेंगे? क्या हम वेव की तरह एक्ट करते हैं? देखिए, ये वेव नेचर जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसका रीजन क्या है? देखिए, उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन की इक्वेशन से एक डेरिवेशन निकाला कि mc इक्वल टू एच बाई पाई, ठीक है? जहाँ पे m हमारा मास हो जाता है, m हमारा क्या हो जाता है? मास हो जाता है, और ये वेवलेंथ है लेमडा। तो देखिए यहाँ पे एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी है। तो इसका मतलब क्या है? लेमडा एम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो अगर किसी चीज का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और एच जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू तो 10⁻⁻34 की रेंज में आता है, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है। उसको अगर हम और छोटा बना देंगे तो वो सिग्निफिकेंट कैसे होगा? बट अगर अभी हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका तो मास 10⁻31 के रेंज में आता है, तो ऑब्वियसली बहुत छोटा है। तो उसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होगा, है कि नहीं? तो दैट इज द रीजन कि ये डुअल नेचर फॉर मैटर बस छोटे चीज़ों के लिए ही सिग्निफिकेंट होता है, बड़ी चीज़ों के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है ये। ओके, चलिए। सो अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्थ मेंशनिंग इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम एक ही इंस्टेंट पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा है ना कि एक इंस्टेंट पे उसका मास और वेलोसिटी हम एक साथ नहीं बता सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दिया, जैसे क्या है कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है? तो यहाँ पे डेल एक्स क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम दोनों एक साथ बताएंगे तो हमें कुछ अनसर्टेनिटी मिलेगी उसमें, उस वैल्यूएशन में, जो कि एच बाई 4 पाई से ज़्यादा होगा, ठीक है?
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं कि हम बोलते हैं कि प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन में भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, इस रीजन में हो सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट ही होता है अरविंद श्रोडिंगर के साथ, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसिडर करके हमें एक इक्वेशन दी थी, जिसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में ये जो वेरिएबल आप देख सकते हैं, जो वेरिएबल है शाई, ठीक है, ये जो वेरिएबल है शाई, ये हमें अलाउड इलेक्ट्रॉन के जो स्टेट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर होता है शाई स्क्वायर, वो हमें इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि एक ही रीजन में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, वो हमें ये बताता है, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए शाई स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और ये क्या है, देखिए, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इन टू एंगल्स। तो ये शाई जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में नहीं बताता, ये हमें कौन से अलाउड स्टेट्स होते हैं उसके बारे में बताता है, ओके। जो शाई स्क्वायर होता है वो हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का कितना प्रोबेबिलिटी है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। सो हम जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके सोल्यूशन के बाद हमें जो वैल्यूज मिलती है वो है हमारे क्वांटम नंबर्स। ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की तरह है, जो हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारा और आपका एड्रेस होता है स्पेसिफिक, वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है जो उसको, उसके एड्रेस को, उसके पोजीशन को डिफाइन करता है, ओके। तो हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे शेल को एक्सप्लेन करता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सब शेल को डिफाइन करता है कि कौन से शेल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारे ऑर्बिटल को डिफाइन करता है कि कौन से ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिफाइन करता है, ठीक है। सो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इसके वैल्यूज 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि n इक्वल टू 1, तब हम क्या मीन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है। फिर हम फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। जब n इक्वल टू 2 होगा तो सेकेंड ऑर्बिट के बारे में, n इक्वल टू 3 होगा तो थर्ड ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। ऐसे ही सो फोर्थ चलता रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, इसके वैल्यूज 0 से लेके n-1 तक आ सकते हैं, 0 से लेके n-1 तक। तो जैसे कि आपका n इक्वल टू 1 हो गया, तो इसके लिए हमारे l के क्या वैल्यू हो सकते हैं? 0 से लेके n-1 तक, तो हमारा n ही तो 1 है, तो हमारा एक ही वैल्यू होगा 0, ठीक है। जब n इक्वल टू 2 होगा, जब n इक्वल टू 2 होगा तब l के क्या वैल्यू हो सकते हैं? 0 से लेके n-1, तो n हमारा 2 हो गया, तो n-1 होगा हमारा 1, तो 0 और 1 दो वैल्यू होंगे हमारे सब शेल के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके वैल्यूज -l से लेके +l तक आएंगे, -l से लेके +l तक। तो अगर हमारा l का वैल्यू हो गया 3, तो ml के क्या वैल्यूज होंगे? -3 से लेके +3 तक, ठीक है। तो देखिए, अभी हम थोड़े वैल्यूज में जाते हैं कि क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ऑब्वियसली मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि n के वैल्यूज हमारे 1 2 3 ऐसे आगे जाते रहते हैं। तो उससे हमें ऑर्बिटल के बारे में कितना पता चलता है? बस उसके साइज और एनर्जी के बारे में हमको पता चलता है कि वो कितना बड़ा हो सकता है ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद रहता है हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो वो हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ठीक है। उसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 0 से लेके n-1 तक। फिर आ जाता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके वैल्यू हमारे -l से लेके +l तक आ जाते हैं, ठीक है। वो हमें
ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड कैसे हैं स्पेस में। एक एटम में ऑर्बिटल का कोई तो जगह होगा ना जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, तो वो कैसे ओरिएंटेड होंगे सारे ऑर्बिटल्स एक साथ, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा, अच्छा ठीक है, मैम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो एक सबशेल में होंगे उसका फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, 2l+1। तो जैसे कि हमारा l का वैल्यू अगर अभी 0 हो जाएगा तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें, 2 × 0 + 1 = 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो सोचिए कि हमें ऐसा एक ऑर्बिटल ढूंढना है जिसके लिए n1 होगा, l0 होगा और ml0 होगा। ठीक है, मतलब अभी अगर हम n1 कंसीडर करेंगे तो हमें l का एक ही वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा, और ml का वैल्यू मैंने बोला था -l से लेकर +l तक आएगा, तो ml के कितने वैल्यूज मिलेंगे, हमें एक ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा बस। तो उसके लिए हमें एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम s ऑर्बिटल बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ml का वैल्यू जब भी 0 होगा तब कौन सा ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, s ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो जिस सबशेल में प्रेजेंट होगा उसको भी हम s सबशेल बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही, मतलब एक ही तो है, ऑर्बिटल भी है सबशेल भी है, वो तो एक ही है, तो उसको हम s सबशेल या फिर s ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो s ऑर्बिटल क्या होता है, वो स्पेरिकल होता है शेप में। ठीक है, उसका शेप स्पेरिकल होता है। तो वो पूरा हर तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम में, मतलब उसके पूरे बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसके सराउंडिंग जो रीजन होगा उसमें हमारा s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अभी तक हम क्या बता पाए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो फर्स्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, उस स्पेरिकल जो स्पेस है उसमें होगा, ना कि जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, नहीं, वो एक वॉल्यूम में है, एक स्पेरिकल वॉल्यूम के अंदर वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स है, इसके बारे में हम और आगे। तो देखिए n के पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर बेस करके हमारे पास पर्टिकुलर l के वैल्यू आएंगे। जैसे कि देखिए अगर n का वैल्यू 2 होगा तो l के हमारे पास कितने वैल्यू हो सकते हैं, 0 से लेके n-1 तक। तो 0 से लेके n-1 तक क्या होगा, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 तो इक्वल टू n हो जाएगा। तो 0 से लेके n-1 तक हमें दो वैल्यू मिलेंगे, 0 और 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या मतलब उसका, इसका कि हमारे पास दो सबशेल है अभी, जो 0 एक एक्सप्लेन कर रहा है और एक 1 एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप के सबशेल के लिए भी हमारे पास डिफरेंट ml के वैल्यूज मिलेंगे। अगर हम l इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे तो हमें कितने वैल्यूज मिलेंगे ml के, मैंने क्या बोला था, ml के वैल्यूज -l से लेके +l तक आएंगे, तो वो एक ही वैल्यू मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। बट जब हम l इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे तब हमें ml के कितने वैल्यूज मिलेंगे, l इक्वल टू जब 1 होगा तब ml के वैल्यूज -1 से लेके +1 तक आएंगे, मतलब -1, 0 और +1। इसका मतलब इसके अंदर 3 सबशेल्स, मतलब इस सबशेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जब l इक्वल टू 1 होगा तब हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और जब l इक्वल टू 0 होगा हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए इसके अंदर, 4 हो गए। इसका क्या मतलब कि n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास दो सबशेल्स है, जिसमें से एक सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल है और एक सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाता है, इसका मतलब 4 जो ऑर्बिटल्स होंगे n इक्वल टू 2 के अंदर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि हम पहले से जानते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। एक फॉर्मूला था ना हमारे पास जिससे हम बोलते थे कि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल क्या होगा, 2n²। तो जब हम n इक्वल टू 2 उसमें प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 8 मिलेगी। वो 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं, एक s ऑर्बिटल में और 3 p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल का शेप आप देखिए कैसा होता है, डम्बल शेप बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये डम्बल शेप का होता है। ये भी यहाँ पे तो 2D में देख रहे हैं आप, ऐसे पूरा 3 डायमेंशनल वॉल्यूम कवर करता है। ओके,
ये देखिए एक और इसका पिक्चर कैसा ये होता है। तो ये हमारे तीन जो p ऑर्बिटल्स है ये तीन एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, एक हमारा x एक्सिस के ऊपर होता है, एक y के ऊपर और एक z के ऊपर। इनको हम ऐसे px, py, pz नाम देते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा d ऑर्बिटल्स। तो जब n इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा तब हमारे पास l के कितने वैल्यू होंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, इतना तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो उन तीन वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ml के वैल्यूज मिलेंगे, है कि नहीं। तो जब l इक्वल टू 0 होगा तब हमारे पास एक ही होगा वैल्यू ml का, वो क्या होगा, 0। जब l इक्वल टू 1 होगा तब हमें 3 मिलेंगे, क्या हो जाएंगे वो, -1, 0 और +1, जिसको हम px, py, pz भी बोलते हैं। ठीक है, वो तीन ऑर्बिटल्स है। जब l इक्वल टू 2 होगा तब हमारे पास ml के कितने वैल्यू मिलेंगे, 5, -2 से लेके +2 तक, है कि नहीं। तो इन 5 वैल्यूज को हम 5 d ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो देखिए l जब हमारा 2 होगा तब हम d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं, जब l इक्वल टू 0 होगा तब s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं। उसके बाद जब l इक्वल टू 1 होगा तब हम p ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। जब l इक्वल टू 1 होगा तब हमारे पास 3 p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, जिनको हम px, py, pz बोलते हैं, जो कि डंबल शेप के होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, उनमें भी 3 d ऑर्बिटल्स एक तरीके से होते हैं और बाकी 2 अलग होते हैं। तो वो जो 3 जो सिमिलर d ऑर्बिटल्स हमारे पास है उनको हम dxy, dyz और dzx बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पिक्चर हम देख सकते हैं d ऑर्बिटल का, इसमें अगर ये एक्सिस हमारा x हो जाएगा और ये अगर y हो जाएगा तो ये dxy हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये ऑर्बिटल जो है ये एक्सिस के बीच में है, एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके एक्सिस के ऊपर से नहीं जा रहा, बट एक्सिस के बीच, दो एक्सिस के बीच में इसका लोब है। देखिए उसके बाद जो दो अलग हमारे पास d ऑर्बिटल आएंगे, जैसे कि इनमें से एक है dxy, वो ऐसे एक्सिस के ऊपर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, एक्सिस के ऊपर से होता हुआ जाएगा, इसको हम बोलेंगे dx2 y2। और एक और हमारे पास आएगा, एक सेकंड रुकिए, एक और जो हमें मिलेगा d ऑर्बिटल, जो कि हम dz2 बोलते हैं जिसको, वो ऐसे z एक्सिस के ऊपर सिंगल डंबल शेप होगा और एक रिंग होगा उसमें, जो कि xy प्लेन में होगा। ठीक है, इसको हम dz2 बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। तो आज इतने पे ही हम ख़त्म करते हैं वीडियो। अगले वीडियो पे हम सारे ऑर्बिटल्स एक साथ कैसे ओरिएंटेड होते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अगर सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम बिता लेते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है।